हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था आज उसके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जिसमें गांधी जी ने किस तरह से आंदोलन को स्टार्ट किया था, किस तरह से आपकी बरदा मीटिंग और आपकी जो क्या बोलता हूँ वो क्या ग्वालियर टैंक का जो मैदान होता है वहाँ पे कैसे आपकी मीटिंग होती है, तो वो हमने सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी हैं। और उसके बाद हालांकि हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है जिसको पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको आप नहीं पढ़ते हैं तो समझ लिए आपने भारतीय इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी कर दी है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद की अपनी प्राइवेट आर्मी बना के रख ली थी और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेज इस बंदे से कांपते थे कि अगर ये बंदा रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इनके बारे में पढ़ना एक बड़ी ही उत्सुकता की बात होती है। तो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसके बाद ये जो आज की क्लास है, इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें हमारा कंप्लीट आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम एक नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1897 से लेके 1945 तक इनका मतलब टाइम पीरियड रहता है। टाइम पीरियड बोले तो 1897 में इनका जन्म होता है और 1945 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके जन्म को हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, इनके पॉलिटिकल इनके काम क्या थे, इन्होंने किन किन चीज़ों में भाग लिया, जर्मनी गए, कहाँ से इनका क्या कनेक्शन था, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में देखते हैं। तो 23 जनवरी 1897 में कटक, जो कि एक उड़ीसा का ज़िला है, उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पे इनका जन्म होता है कटक में। इनके पिता का नाम जानकी नाथ होता है और इनकी माता का नाम प्रभावती होता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी को होता है। इसी 23 जनवरी को आपका क्या है, पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 23 जनवरी आने ही वाली है। तो पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया। क्या किया? स्नातक किया और बाद में इंग्लैंड चले गए। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया और फिर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में जाके इन्होंने 1920 में आईसीएस, जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है, उसकी परीक्षा इन्होंने पास की और उसमें इनकी 4th रैंक आई। कितनी रैंक आई? 4th इनकी रैंक आई। लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया नौकरी से, क्योंकि इनको नौकरी नहीं करनी थी। इन्हें आंदोलन में भाग लेना था, इन्हें भारत की आज़ादी प्यारी थी, इन्हें भारत प्यारा था, ना कि अपनी नौकरी इनको प्यारी थी। तो इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में लग गए। 1921 में भारत लौट के आते हैं, स्वदेश लौटे मतलब अपने देश में लौट के आते हैं इंग्लैंड से, और महात्मा गांधी चित्तरंजन दास से मिलते हैं। ये वो व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा ये लोग भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और मैं क्यों ना इनके साथ हो जाऊं, तो मैं भी कुछ योगदान दे पाऊंगा। तो ये भी इनके साथ हो जाते हैं और ये चित्तरंजन दास को क्या बना लेते हैं, अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। चित्तरंजन दास को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और 1923 में कलकत्ता के ये मेयर बने थे। क्या बने थे? 1923 में ये कलकत्ता के मेयर भी बनते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत बड़े लीडर भी रहते हैं। 1928 में डोमिनियन स्टेटस की इन्होंने मांग कर दी। डोमिनियन स्टेटस की मांग की इन्होंने, अंग्रेज़ों से कहा हमें कुछ ना कुछ अधिकार चाहिए, हमें संविधान में, हमें सत्ता में, हमें प्रशासन में अपने अधिकार चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस की इन्होंने मांग की। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? एक तरीके से हमें भी कुछ हिस्सा, हमें भी अपनी राजनीति में, प्रशासन में कुछ नीतियां बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। जो 1938 में एक अधिवेशन होता है हरिपुरा अधिवेशन,
तो उस हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये उसके अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। जो पर ईयर आपका क्या होता था, एक मीटिंग होती थी ना, हर साल कांग्रेस की एक मीटिंग होती थी। तो हरिपुरा जो मीटिंग होती है 1938 में, उसमें ये इनके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं इस कांग्रेस के। और 1939 में फिर से मतलब एक मीटिंग होती है कांग्रेस की, और वो होती है त्रिपुरी में। कहाँ होती है? त्रिपुरी में होती है कांग्रेस की मीटिंग, जिसमें फिर से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन गांधी जी इस चीज़ का विरोध करते हैं, और जब गांधी जी इसका विरोध करते हैं, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और कांग्रेस को जब ये छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे जो अध्यक्षता वाली बात आती है, सुभाष चंद्र बोस के और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में चुनाव होता है कि कौन अध्यक्षता करेगा इस अधिवेशन की। तो अध्यक्षता में चुनाव जो होता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस को भारी मतों से, मतलब क्या, एक तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है अध्यक्ष बनने के लिए। लेकिन गांधी जी चाहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया बने, तो वो विरोध करते हैं। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और पट्टाभी सीतारमैया भी फिर उसके अध्यक्ष नहीं बनते हैं। फिर इस त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं बाद में। और सुभाष चंद्र बोस ने तो कांग्रेस छोड़ ही दी थी। अब इन्होंने क्या किया, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया। ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था दोस्तों? ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, यही आगे चल के आज़ाद हिंद फौज के लिए काम करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1940 में क्या होता है, इनके साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और घर में ही नज़रबंद करके रखा जाता है। मतलब इनको गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन इनको किसी जेल में नहीं डाला जाता, इनको इनके ही घर में नज़रबंद कर दिया जाता है, और चारों तरफ पुलिस का पहरा लग जाता है और इनको घेर लिया जाता है ताकि ये कहीं भाग ना पाए। 1941 में क्या होता है, ये भेष बदलकर घर से निकलते हैं, क्योंकि ये भेष बदलने में बड़े माहिर थे। और ये भेष बदल के घर से निकल जाते हैं और फिर रूस जाते हैं, और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। जर्मनी में ये एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम है हिटलर। किससे मिलते हैं? हिटलर। हिटलर ने इनकी सहायता देने की बात की कि हम आपको सहायता करेंगे। हिटलर ने ऐसा वचन दिया कि हम आपकी सहायता करेंगे। और हिटलर ने ही नेताजी की उपाधि इनको दी थी। इनको जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जाता है, तो पहले इनको मात्र सुभाष चंद्र बोला जाता था। हिटलर ने इनको नेताजी सुभाष चंद्र की उपाधि दी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, और ऑप्शन में आपका हिटलर भी दिया हो, और आपके क्या होते हैं, और भारतीय लीडर्स भी दिए हों, जैसे चित्तरंजन दास जी दिए हों, महात्मा गांधी दिए हों, या फिर क्या बोलता हूँ, जो बहुत ही टैगोर साहब हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने बहुत सी उपाधियाँ लोगों को दी हैं, ऐसे नाम अगर मिल जाएं तो आप कंफ्यूज नहीं होना। हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। और 1941 में इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना की। किस चीज़ की स्थापना की? फ्री इंडिया सेंटर की इन्होंने स्थापना की थी 1941 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप याद रखना। फिर क्या होता है, 16 फरवरी 1942 को ये जापान से सिंगापुर नहीं बल्कि जापान ने सिंगापुर पे कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? जापान ने सिंगापुर पे कब्जा कर लिया। और ये जो सिंगापुर क्षेत्र था, ये अंग्रेजों का एक गढ़ था, ये अंग्रेजों का समुद्री गढ़ था। क्योंकि सिंगापुर क्या है, एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, वो समुद्र के बीच में जो टापू होते हैं वही आइलैंड होता है। तो ये समुद्री गढ़ था अंग्रेजों का। और जब इस पर जापान का कब्जा हो जाता है, अब अंग्रेजों के छक्के छूट जाते हैं, और वहाँ पे जो 40,000 भारतीय जवान होते हैं सिंगापुर में, वो जापान के साथ हो जाते हैं। वो अपना समर्पण जापान को दे देते हैं। और जापान को जब ये समर्पण दे देते हैं, होता क्या है, 14 जून से लेकर 23 जून 1942 तक बैंकॉक सम्मेलन होता है। क्या होता है? बैंकॉक सम्मेलन होता है। और इस बैंकॉक सम्मेलन में क्या होता है दोस्तों, टोक्यो, मलाया, बर्मा के जो भारतीय होते हैं, इन सभी को बुलाया जाता है। टोक्यो, बर्मा, मलाया, और सुभाष चंद्र बोस भी इसमें साथ होते हैं। पूर्वी एशिया के जितने भी भारतीय होते हैं, इन सभी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। बर्मा जो भी हैं, इन सभी को इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी बोस। कौन बनते हैं? रास बिहारी बोस। अभी तक सुभाष चंद्र बोस का उतना क्रेज नहीं है।
अभी तक सुभाष चंद्र बोस जो हैं उतने बड़े लीडर नहीं बन के आ पाए हैं। रास बिहारी बोस जो हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और वही इसके अध्यक्ष भी होते हैं। बैंकॉक अधिवेशन में ये बात होती है, बैंकॉक सम्मेलन में ये बात डिसाइड होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है और ये जो आज़ाद हिंद फौज है ना, ये जो अभी मैंने बताया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है यही आगे चल क्या बनती है, आज़ाद हिंद फौज बनती है। इसी का नाम आज़ाद हिंद फौज पड़ता है, इंडियन नेशनल आर्मी पड़ता है। अब इसकी स्थापना किसने की ये भी आपको लिए बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए पहले इसकी स्थापना को देख लिए। 1 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना होती है आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को होती है। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट के जरिए बताइए कि वो किस सन में हुई थी। अभी मैंने बताया था, बिल्कुल पिछली स्लाइड में बताया था, तो बताइएगा कि मतलब किस सन में की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को होती है। कौन करता है, सुभाष चंद्र बोस नहीं करते हैं। कभी भी गलती से मत कर देना कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है। हालांकि ये बहुत बड़े लीडर इसके बनते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की है। कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की है। रास बिहारी बोस आते हैं और निरंजन सिंह, इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और जिसमें कैप्टन मोहन सिंह का बड़ा ही रोल रहता है। कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया, जापान को समर्थन दिया। आज़ाद हिंद फौज का गठन तो किया ही किया। इन्होंने देखा कि इस समय जापान को समर्थन देना हमारे लिए बड़ा हितकर होगा, क्योंकि जापान इंग्लैंड का दुश्मन है और इंग्लैंड हमारा भी दुश्मन है। तो जापान को समर्थन देना इन्होंने उचित समझा। और जापान के एक सैनिक थे फूजीहारा, क्या नाम था उनका, फूजीहारा उनके सैनिक थे जापानी सैनिक फूजीहारा। 40,000 जो भारतीय सैनिक फूजीहारा के पास थे, क्योंकि इन 40,000 सैनिकों ने जापान को समर्पण दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि अभी सिंगापुर पे आक्रमण किया था जापान ने, अंग्रेजों से जीत लिया था। तो वो 40,000 सैनिक जो थे वो जापानी सैनिक हो गए थे। तो वो जापानी सैनिक तो हो गए थे, लेकिन वो थे तो भारतीय सैनिक। तो वो जो 40,000 भारतीय सैनिक थे, फूजीहारा ने क्या किया, वो कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिए। अब 40,000 सैनिक भारतीय कैप्टन मोहन सिंह को मिल गए हैं। और 13 जून 1943 को क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचते हैं। जापानी प्रधानमंत्री तोजो साहब से मिलते हैं और तोजो साहब ने इनका बड़ा ही स्वागत किया, किनका, सुभाष चंद्र बोस जी का। टोक्यो पहुंचते हैं। टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। वहाँ पे जापानी प्रधानमंत्री तोजो मिलते हैं। तोजो इनका स्वागत करते हैं और तोजो स्वागत तो करते ही करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था 2 व्यक्तियों ने मिलकर, जिनका एक तो नाम फूजीहारा था जो कि जापानी सैनिक था, और एक प्रीतम सिंह थे जिन्होंने बहुत प्रेरित किया था सुभाष चंद्र बोस को कि आप आज़ादी के लिए लड़ो, आप आज़ादी हासिल कर सकते हो। आप देखिए कितने वेस्टर्न नेशन ने आज़ादी इंग्लैंड से पाली है, तो आप भी पा सकते हो। ऐसी ऐसी बातें सुभाष चंद्र को वो लोग बताते हैं। एक मोटिवेशन मिलता है और एक उत्सुकता आती है कि अब तो मुझे आज़ादी लेके ही रहनी है। तो 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर पहुँचते हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी बात है यहाँ पे देखना कि वो क्या करते हैं। सिंगापुर सिंगापुर में क्या करते हैं, अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। क्या करते हैं, अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। टेम्पररी एक गवर्नमेंट की स्थापना कर लेते हैं। और 4 जुलाई को क्या करते हैं, ये 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान भी इन्हें मिलती है। जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी कमान भी जो कैप्टन मोहन सिंह बोहरा थे, इन्होंने किसको दे दी थी, इनको दे दी थी। लेकिन ये इन्होंने नहीं दी थी, ये किसने दी थी, रास बिहारी बोस ने दी थी। क्योंकि कैप्टन सिंह बोहरा के बाद जो दूसरे लीडर थे, जो दूसरे संस्थापक थे, वो रास बिहारी बोस थे। तो रास बिहारी बोस ने इनको 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान दे दी थी। मतलब आज़ाद हिंद फौज का इनको कमांडर बना दिया था। पूरा का पूरा जिम्मा आज़ाद हिंद फौज का किनको मिल गया था, सुभाष चंद्र बोस को। तो आपसे कभी पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज का जिम्मा सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था, तो रास बिहारी बोस ने दिया था। कब दिया था, 1943 में। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अस्थायी सरकार का जब इन्होंने गठन किया था तो इन्होंने एक नारा दिया था
और वो नारा क्या था? दिल्ली चलो। क्या नारा था? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही प्रेरक इनका नारा था। और इस नारे ने एक तरीके से एक ऐसी क्रांति खड़ी कर दी थी, एक ऐसी आर्मी खड़ी कर दी थी जो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही घातक होने वाली थी। अंग्रेज बहुत डरते थे सुभाष चंद्र बोस से कि अगर ये बंदा रहा तो हमसे भारत निकल जाएगा। तो बहुत मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका खौफ अंग्रेज़ों के दिलों और दिमाग में बैठा हुआ था। आगे क्या होता है? उसी टाइम पे क्या होता है, जो धुरी राष्ट्र होते हैं ना, धुरी राष्ट्र जिसमें आपका जापान भी होता है, जर्मनी, जापान, इटली, चीन, कोरिया, ये क्या करते हैं, इन्होंने जो अभी सिंगापुर की जो इन्होंने सरकार का गठन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस की जो सिंगापुर सरकार थी इसको इन्होंने मान्यता दे दी थी। और सिंगापुर में ही इनका हेडक्वार्टर भी था। जो सिंगापुर में सरकार बनाई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? सिंगापुर में ही इनको क्या था? हेडक्वार्टर था। आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, तो मुख्यालय इनका कहाँ था? सिंगापुर में इनका क्या था? मुख्यालय था। और इसको मान्यता किसने दी थी? धुरी राष्ट्रों ने मान्यता दी थी। एक तो धुरी राष्ट्र हैं, एक आपके मित्र राष्ट्र थे जो कि आपके क्या थे? यूके, यूएसए, रसिया थे। यूके, यूएसए, रसिया, जो कि यूके के साथ तो युद्ध ही चल रहा था इन लोगों का। अब क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943 को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध क्या कर देते हैं? युद्ध की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि इनके पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और अब तो इनको समर्थन भी मिल रहा था इटली, जापान, जर्मनी का। इन्होंने सिंगापुर में जो अपनी अस्थायी सरकार गठन की थी उसके लिए बड़ा ही समर्थन मिला था इन धुरी राष्ट्रों से। अब जब समर्थन मिल रहा है तो इन्होंने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध क्या कर दिया? युद्ध छेड़ दिया। जापान ने 8 नवंबर 1943 को क्या किया? अंडमान और जो निकोबार द्वीप हैं ये सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। किनको सौंप दिए? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम, अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा और निकोबार का स्वराज द्वीप नाम ये सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। तो ये आप याद रखना, किसने अंडमान और जो निकोबार किसको सौंप दिए थे? सुभाष चंद्र बोस को। किसने? जापान ने। तो जापान ने इन पे कब्जा किया होगा तभी तो सौंपे होंगे। बिल्कुल सर। और 4 फरवरी, यहाँ पे क्या है? 4 फरवरी 1943 नहीं होगा, यहाँ पे 4 फरवरी 1944 होगा। क्या होगा? 4 फरवरी 1944 में पीडीएफ में इसको करेक्ट कर दूंगा। 4 फरवरी 1944 है, वो गलती से कैसे भी 43 रह गया, क्योंकि नवंबर से अब फरवरी की तरफ थोड़ा ना दौड़ेंगे। तो 4 फरवरी 1944 में क्या होता है? आज़ाद हिंद फौज क्या करती है? ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करती है। और ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करती है तो ये आज़ाद हिंद फौज जो होती है, कोहिमा, पलेल, रामू, तिद्दिम, ये कुछ प्रदेश होते हैं जो कि ब्रिटिश के कब्जे में होते हैं। इनको आज़ाद हिंद फौज की जो आर्मी होती है वो इनको मुक्त करा लेती है। कोहिमा जो कि आपका नागालैंड की तो आपको क्या बोलता हूँ, राजधानी ही है। तो इनको क्या है? वो मुक्त करा लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की ये फौज इनको मुक्त करा लेती है। आज़ाद हिंद फौज ने असम, कोहिमा में अपना क्या है? तिरंगा झंडा गाड़ दिया था, मतलब वहाँ पे अपनी पकड़ बना ली थी, उन क्षेत्रों को मुक्त करा लिया था। तो आज़ाद हिंद फौज ने बहुत बड़ा योगदान दिया था भारत की आज़ादी में। लेकिन होता क्या है लास्ट में, आप देखिए खुद ही कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या होता है। 22 सितंबर 1944 को ये सुभाष चंद्र क्या करते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इसको जान लीजिए। क्योंकि अभी जो इन्होंने 4 फरवरी 1944 को जो आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया तो इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, बहुत कुछ इनका लॉस हुआ था। तो और काफ़ी लंबा संघर्ष भी इनका चला था। तो इन्होंने 22 सितंबर 1944 को क्या मनाया था? शहीद दिवस मनाया था इन्हीं सैनिकों के लिए। और सेना को संबोधित करते हुए इन्होंने क्या कहा था? मतलब सेना को मोटिवेट, सेना ऐसे नहीं लड़ती है, सेना को जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता है वो लड़ती नहीं है। तो इन्होंने मोटिवेशन के लिए कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी तुम लड़ो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज़ादी दिला के रहूँगा। और इन्होंने क्या कहा था? हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, मतलब हमारा जो मकसद है वो हमारी मातृभूमि को बचाना है, हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। तो हमारी मातृभूमि क्या है? स्वतंत्रता की खोज में। अगर हमने स्वतंत्रता नहीं पाली तो हमारी मातृभूमि नहीं रहेगी, ऐसा इनका बोलना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज जो थी इसकी कुछ ब्रिगेड थी, मतलब
एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसकी कुछ बटालियंस थी, इसकी कुछ टुकड़ी थी, जिनका नाम आपको जानना बड़ा ही ज़रूरी है कि कौन कौन सी इनकी क्या थी, फौज थी, कौन कौन सी इनकी ब्रिगेड थी आज़ाद हिंद फौज की। तो एक तो आपकी सुभाष ब्रिगेड थी जो कि सबसे प्रमुख थी, महात्मा गांधी ब्रिगेड थी, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी जो कि महिला ब्रिगेड थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, महिला ब्रिगेड आपकी एक ही थी, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ये नाम रख दिए गए थे, हालांकि उसमें ऐसा नहीं कोई लक्ष्मीबाई नाम की महिला हो, और हो भी सकता है महिला हो। फिलहाल ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि महिला ब्रिगेड थी क्या, तो बिल्कुल थी, और क्या नाम था, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी हो रहा था ना, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी तो साथ साथ में चल रहा था ना। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही जापान ने भी घुटने टेक दिए। जो धुरी राष्ट्र थे आपके, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, चीन, जिसमें जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही जापान ने भी घुटने टेक दिए, तो बड़ा धक्का पहुंचा भारतीयों को। वरना भारतीयों को क्या होता, अब आज़ादी उसी टाइम पे मिल जाती। लेकिन क्या हुआ, जब जापान ने ही घुटने टेक दिए और जापान के सहारे ही हम मतलब आज़ाद हिंद फौज अपना काम कर रही थी। जापान द्वारा जो जीते गए सभी क्षेत्र थे वो अंग्रेज़ों के पास चले जाते हैं, और जब ये अंग्रेज़ों के पास चले जाते हैं तो अंग्रेज़ों के पास फिर से वही पावर, फिर से वही सारी की सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। और अगस्त 1945 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो जाते समय फारसोमा द्वीप एक पड़ता है, जो ताइपेई जिसको बोलते हैं, ताइपेई जगह है, फारसोमा द्वीप, उसके पास इनके विमान में आग लग जाती है और 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि आज तक कोई इसका सही अनुमान नहीं लगा पाया है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन बताते हैं कि वो एक मतलब विमान से जा रहे थे, हवाई जहाज से जा रहे थे, तो इनकी मृत्यु उसी में मतलब आग लगने से हो गई थी। ऐसा इनके बारे में हमको किताबों के जरिए मिलता है। अब ये जो आज़ाद हिंद फौज थी, आज़ाद हिंद फौज के बाकी सैनिक गिरफ्तार किए गए और उन सैनिकों पर क्या चलाया गया, लाल किला मुकदमा चलाया गया। नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा के नाम से उन पर मुकदमा किया गया। अब उसमें जो अभियुक्त थे, मतलब जो दोषी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, तो एक तो शाहनवाज खान थे, कर्नल प्रेम सहगल भी थे, कर्नल गुरु दयाल सिंह भी थे। इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे की पैरवी वकील भोलाबाई देसाई, नेहरू जी ने, तेज प्रताप, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसिफ अली, इन लोगों ने क्या किया था, जो मुकदमा था उनकी तरफ से वकील जो वकालत की थी वो भोलाबाई देसाई ने की थी, नेहरू जी ने की थी और तेज बहादुर सप्रू ने की थी और अरुणा आसिफ अली ने भी की थी। तो ये इनके क्या थे, वकील थे इन लोगों के। हालांकि ये कुछ कर नहीं पाते हैं और तीनों को क्या होती है, फौजी अदालत क्या होती है, फौजी अदालत ने क्या किया, फांसी की सज़ा सुना दी और तीनों अभियुक्तों को फांसी की सज़ा हुई। किनको, शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और गुरु क्या है, दयाल सिंह, इन सभी को फांसी हो जाती है इस लाल किले मुकदमे में। तो लाल किला मुकदमा में किसको फांसी हुई थी, तो इन तीन लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। लाल किला मुकदमा में किसने वकालत की थी, तो भोलाबाई देसाई, नेहरू, अरुणा आसिफ अली और तेज बहादुर सप्रू ने। इनको तीनों को क्या दे दी थी, इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। जनता द्वारा फैसले का बड़ा ही विरोध हुआ। इस जनता ने बड़ा विरोध किया और नारा दिया, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। आज़ाद हिंद फौज को छोड़ने का मतलब ये था, इन तीनों सैनिकों को छोड़ दो और लाल किले को तोड़ दो, लेकिन इन तीनों सैनिकों को छोड़ दो, ऐसा इन्होंने नारा लगाया था। तो ये कहानी थी आपकी आज़ाद हिंद फौज की, सुभाष चंद्र बोस की। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी, ये वीडियो, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को देखने के लिए आपका बड़ा ही धन्यवाद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को इसकी PDF, हूबहू PDF आप लोगों को चाहिए है, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है महान सर, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसकी पूरी PDF डाल भी चुका हूँ, और अगर उसमें कोई एरर है तो आपको एक नई PDF मिल जाएगी, आप उसमें से उसको
मैच करके देख लेना, जिससे कि इसमें अभी जो 4 फरवरी 1944 की जगह 43 था, तो वो भी मैं इसमें सही कर दूंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए कि कितनी अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती है। अगर इसमें कुछ और मसाला ऐड करना है तो मैं वो भी ऐड करूँगा। तो आप लोग ही बताइए इसमें कैसी वीडियो लगती है, और दोस्तों तक इसको पहुँचाइए ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।